आज का डीप डाइव सिक्किम पर है और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। सवाल ये कि कैसे? हाँ, कैसे 333 साल पुराना एक हिमालयी साम्राज्य सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 1975 में भारत का 22वां राज्य बन गया। ये कहानी सिर्फ किसी राजा के गद्दी से हटने की तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो जियोपॉलिटिक्स है, लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ा आंदोलन है। और कुछ खुफिया खेल भी शामिल हैं जिनकी हम बात करेंगे। हाँ, तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? मिशन है उन निर्णायक मोड़ों को समझना जिन्होंने सिक्किम का भविष्य तय कर दिया। मतलब कैसे आबादी का बदलता समीकरण, भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं और फिर वो एक विवादास्पद जनमत संग्रह, हाँ, इन सब ने मिलकर इतिहास को एक नई ही दिशा दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए शायद सबसे पहले सिक्किम की जो लोकेशन है उसको समझना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सारा खेल उसी चिकन नेक के इर्द गिर्द घूमता है ना। सही कहा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भारत की वो बहुत पतली सी जमीन है जो पूरे उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ती है। और सिक्किम ठीक उसके ऊपर है। हाँ, और 1962 की चीन भारत लड़ाई के बाद दिल्ली के लिए ये इलाका मतलब बेहद संवेदनशील हो गया था। लेकिन विलय की वजह सिर्फ भूगोल तो नहीं थी। नहीं, असल वजह तो सिक्किम के अंदर का सामाजिक तूफान था। आप उस डेमोग्राफिक बदलाव की बात कर रही हैं ना? जी, 19वीं सेंचुरी से नेपाली प्रवासी सिक्किम में बस रहे थे और 1970 आते आते वो आबादी का लगभग 75% हिस्सा बन चुके थे। 75%? हाँ, लेकिन सत्ता अभी भी मुट्ठी भर भोटिया लेप्चा अभिजात वर्ग के हाथ में थी जो सिर्फ 25% थे। अच्छा। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए महल ने एक बहुत अजीब सिस्टम बनाया था। उसे पैरिटी सिस्टम कहते थे। एक मिनट, पैरिटी सिस्टम मतलब 75% आबादी को उतनी ही राजनीतिक सीटें मिल रही थी जितनी बाकी 25% को? बिल्कुल। ये तो राजनीतिक तौर पर एक टाइम बॉम्ब जैसा लगता है। और ये बॉम्ब फटा भी। इसी अन्याय के खिलाफ काजी लिहेंदुक दोरजी ने एक बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ थे सिक्किम के आखिरी राजा चोग्याल पालदेन थोंडोप नामग्याल, जो सिक्किम को भूटान जैसा एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। और उनकी अमेरिकी पत्नी होप कुक के कारण दिल्ली की चिंता और बढ़ गई थी। हाँ, हमारे कुछ स्रोत बताते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियां उन्हें CIA का एजेंट तक मानती थीं, हालांकि उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया। तो एक तरफ चोग्याल की स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ काजी का लोकतंत्र का आंदोलन। 1973 के चुनावों के बाद जब धांधली के आरोप लगे तो सिक्किम में विद्रोह भड़क गया। और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो चोग्याल ने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने व्यवस्था बहाल करने के लिए भारत से मदद मांगी। उन्होंने खुद भारतीय हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया। ये तो अपनी संप्रभुता अपने ही हाथों से सौंपने जैसा था। बिल्कुल, और यही उनकी संप्रभु शक्ति का एक तरह से असली अंत था। भारत को सिक्किम में दखल देने का एक कानूनी अधिकार मिल गया। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ होगा। बहुत तेजी से 1974 में चुनाव हुए और नतीजा एक तरफा था। काजी की विलय समर्थक सिक्किम कांग्रेस ने 32 में से 31 सीटें जीत ली। 32 में से 31? हाँ, यहाँ से विलय लगभग तय हो गया था। और फिर आता है अप्रैल 1975 का वो हफ्ता। वो अंतिम चरण था। 9 अप्रैल 1975 की सुबह भारतीय सेना ने महल को घेर लिया। चोग्याल के करीब 300 गार्ड्स को मतलब कुछ ही मिनटों में निशस्त्र कर दिया गया। और चोग्याल को? उन्हें उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया। उस एक सुबह ने 300 साल पुरानी राजशाही का भविष्य तय कर दिया। और इसके ठीक 5 दिन बाद एक जनमत संग्रह करा लिया गया। इतनी जल्दी? जी, सिर्फ 5 दिन बाद 14 अप्रैल को। और उस जनमत संग्रह का नतीजा हैरान करने वाला था। क्या था नतीजा? 97.55% लोगों ने राजशाही खत्म करने और भारत में पूरी तरह विलय के पक्ष में वोट दिया। 97.55%? लेकिन क्या ये जनमत संग्रह निष्पक्ष था? इस पर भी तो सवाल उठते हैं। हाँ, ये आज भी एक विवाद का विषय है। सुनंदा के दत्तारे जैसी लेखिका अपनी किताब स्मैश एंड ग्रैब में कहती हैं कि ये भारतीय सेना की मौजूदगी में जल्दबाजी में कराया गया था। और दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष कहता है कि चोग्याल इतने अलोकप्रिय हो चुके थे और नेपाली बहुमत लोकतंत्र चाहता था कि नतीजा यही आना था। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी थी? मिली जुली। चीन ने इसे अवैध कब्जा कहा और 2003 तक इसे मान्यता नहीं दी। और अमेरिका ने?
अमेरिका ने इसे भारत का आंतरिक मामला मानकर चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिरकार 16 मई 1975 को सिक्किम संवैधानिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। और संविधान में अनुच्छेद 371F भी जोड़ा गया। हाँ, जो आज भी सिक्किम की विशेष पहचान जैसे कि भूमि अधिकार की रक्षा करता है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? ऐसा लगता है कि सिक्किम का विलय दो ताकतों का संगम था। एक तरफ लोकतंत्र के लिए एक असली जमीनी आंदोलन, और दूसरी तरफ भारत के अपने रणनीतिक हित। बिल्कुल। आपका विश्लेषण सही है। बदलाव की आंतरिक मांग वास्तविक थी, लेकिन जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, नई दिल्ली ने उस असंतोष को एक निर्णायक राजनीतिक परिणाम की ओर मोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। तो ये कहानी दिखाती है कि एक बड़ा लोकतंत्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और छोटे पड़ोसियों की आकांक्षाओं के बीच कैसे संतुलन बनाता है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब किसी समाज की लोकतंत्र की इच्छा एक शक्तिशाली पड़ोसी के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से मेल खाती है, तो उस घटना की कहानी को कौन परिभाषित करता है? आंदोलन करने वाले लोग या पर्दे के पीछे के रणनीतिकार?